गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 5.1 से आगे जब हम पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि सारणिकों के माध्यम से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है और 3 बिंदु जब सरेख होते हैं तो उसके लिए किस प्रकार की कंडीशन होती है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि 2 बिंदु है उनसे गुजरने वाली एक रेखा है तो उसका जब समीकरण आपको ज्ञात करना होता है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है वो सारणिकों के लिए यूजफुल रहती है। तो कल तीनों नियमों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक नया नियम पढ़ रहे हैं और उसका नाम है क्रेमर नियम। क्रेमर एक गणितज्ञ था जिसने भी सारणिकों को हल करने के लिए अपना एक तरीका बताया है और वो तरीका है वो आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और 3 चरों वाले रैखिक समीकरणों के लिए भी लागू होता है। तो इसमें आपके 2 ही नियम दे रखे हैं। पहला जो है वो तो है आपके पास 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए, तो हम बारी बारी से सभी पढ़ेंगे और इनको ध्यान से समझने की आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रेमर नियम के जो सवाल हैं वो अक्सर एग्जाम में आते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इसमें से आता है जिसमें से आपको ये पूछा जाता है कि क्रेमर नियम से सारणिक का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखें कि अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि निम्न सारणिक का मान ज्ञात करो तब आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कहता है कि क्रेमर नियम से प्रूव करो तो आपको क्रेमर नियम से ही करना है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट नियम है, इसके बेसिक्स को ध्यान से समझ लो और इसका हर एक क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने आप कर लोगे बाद में। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ध्यान से सुने और समझें। 2 चरों वाले यानी कि आपको ऐसे रैखिक समीकरण लेने हैं जिसमें 2 चर हैं और उनको आपस में सोल्व करना है। तो मैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण मान लेता हूं जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल c1 और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2। जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को आपस में आपको हल करना हो तो आपके पास 2 समीकरणें होनी जरूरी है, तभी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करके x और y के जो मान है वो आप निकालते हैं। क्रेमर ने क्या किया, सारणिकों का यूज करके ही यानी डिटर्मिनेंट्स को यूज करके x और y के मान निकाले हैं और वो मान कैसे निकाले हैं वो ध्यान से सुना। इन्होंने पूरा हल करके आपको x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला है डेल 1 अपॉन डेल। डेल 1 भी एक सारणिक है और डेल भी एक सारणिक है। तो x की वैल्यू तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं और y की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है डेल 2 अपॉन डेल। ये दोनों भी सारणिक है। अब यहाँ पे इस 2 चरों वाले 2 रैखिक समीकरण जो आपको दिए हुए हैं 1 नंबर और 2 नंबर, उनके लिए डेल 1 क्या है, डेल क्या है, डेल 2 क्या है और ये किस प्रकार से निकलते हैं, इन्हीं का हम अभी प्रूफ देखते हैं। पहले तो हम ये चेक करते हैं एक बार कि डेल 1 डेल है क्या। तो देखो ये आपके पास जो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, अगर इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाएगा तो मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, ध्यान से चेक करना। पहली मैट्रिक्स के अंदर मैं x और y के जो गुणांक हैं उनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है a1, नीचे क्या है a2, यहाँ क्या है b1 और नीचे क्या है b2। और इसके साथ में मैट्रिक्स के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ मैं इसको, x है और y है इज इक्वल, यहाँ पे क्या है c1 है एंड c2 है। मैट्रिक्स गुणन से जब आप इसको देखते हो तो चेक करो a1x प्लस b1y इज इक्वल c1, a1x प्लस b1y इज इक्वल c1। फिर चलो आगे a2x प्लस b2y इज इक्वल c2, a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। क्लियर। तो इस प्रकार से किसी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को मैट्रिक्स गुणन के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब मैं इसको एक नियम के रूप में लिखूँ तो इस पूरी मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ a। क्लियर। और x y के गुणांक है उसको चर राशियाँ है उसको मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल, इसको मैं कह देता हूँ c। तो ये क्या हो गया ax इज इक्वल c। इसको b भी लिख सकते हैं, ax इज इक्वल b हो जाएगा, वो तो समुच्चय के रूप में लिखने का तरीका है। इसको किसी ने a मान लिया, इस पूरे को मान लिया x, इसको मान लिया b, तो ये ax इज इक्वल b हो जाएगा। मैंने इसको मान लिया c, तो ये ax इज इक्वल c हो गया। अब आप यहाँ देखो क्रेमर ने क्या किया, जैसे इस प्रकार से इसको एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो x और y के जो गुणांक आते हैं उसको तो इसने लिया डेल्टा। जैसे ये डेल्टा हो गया उसको सारणिक के रूप में, जैसे a1 a2 b1 b2। तो डेल जो है आपकी मूल सारणिक है, उसके अंदर अवयव जो आए हैं वो x और y के गुणांक वाले अवयव की जो मैट्रिक्स है उसके संगत सारणिक ली है, a1 a2 b1 b2। इसके बाद में देखो अभी ऊपर फॉर्मूला था डेल 1 और डेल 2, ये डेल 1 और डेल 2 क्या है और ये कैसे आते हैं चेक करें। डेल 1 में क्या हुआ,
डेल वन में देखो यहाँ जब इसने मैट्रिक्स के रूप में लिखा तो जो कांस्टेंट वैल्यू है C1 और C2 उसकी भी एक यहाँ पे मैट्रिक्स बन रही है। तो इसने क्या किया कि जब इसने x और y के मान निकालने चाहे तो इसने C1 और C2 को प्रवेश करवाया। कहाँ पे? ये C1 C2 आएगा पहले यहाँ, देखो फर्स्ट कॉलम की जगह। दोनों कॉलम बारी बारी से हटेंगे। पहले पहला कॉलम हटाया है A1 A2 को, यहाँ से रिमूव कर दिया और उसकी जगह कौन आ गया? C1 C2 क्लियर। और ये सेकंड वाला एज इट इज आएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन कर दिया कि पहले कॉलम को हटाया, उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू वाले C1 C2 है वो यहाँ पे आ गए। तो इसके संगत जो सारणिक होगी वो है डेल 1। क्लियर। आगे चलो, डेल 2 किस प्रकार से आया है? तो डेल 2 जब ज्ञात करेगा तो पहला स्तंभ है वो एज इट इज आ गया। अब दूसरे स्तंभ को हटा दिया, पहला स्तंभ एज इट इज ये वाला, और दूसरे स्तंभ को हटा के यहाँ पे आ गया C1 C2। क्लियर है। तो कोई भी आपको समीकरण दी हुई रहेगी उसको आपको इस प्रकार से एडजस्ट करके डेल 1 डेल 2 लिख लेना है और फिर इनका मान ज्ञात कर लेना है। मान ज्ञात करके डायरेक्ट इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें डेल से हमारे पास ये और ये कैसे प्राप्त हुई, तो इसमें किस तरीके से अपन देखते हैं। इन्होंने प्रवेश तो करा दिया लेकिन क्या पता ये सही है या नहीं है, तो इसका अपन प्रमाण भी देखते हैं। 2 सेकंड ऑर्डर की उसका प्रमाण देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मान आता है। चेक करें। अभी आपको जो बताया हुआ था कि जो इनके जो रूप है उनको मैट्रिक्स के रूप में लिखा, वहाँ से इन्होंने एक सारणिक बनाई और वो सारणिक क्या है? A1 A2 B1 और B2। चेक करें कैसे ये आता है फॉर्मूला। अब ये जो सारणिक है इसको मैं अक्ष से इंटू करवाता हूँ। तो अक्ष से इंटू होगा तो दोनों पक्ष से इंटू होंगे, A1 A2 B1 B2 दोनों इंटू हो गए। अब इस अक्ष को ले जाओ अंदर, क्योंकि सारणिकों में क्या होता है, अक्ष यदि बाहर आया है इसका मतलब या तो वो किसी पंक्ति का कॉमन एलिमेंट है या किसी स्तंभ का कॉमन अवयव है। तो इसको अंदर ले जाओ और अंदर ले जाके मैं इसको कहाँ रखता हूँ, ध्यान से देखें। A1 अक्ष और A2 अक्ष, यानी इस अक्ष को मैंने पहले कॉलम के साथ रखा है, A1 अक्ष A2 अक्ष, और यहाँ है B1 और B2। क्लियर। अब देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे एक संक्रिया लगा रहा हूँ, और वह संक्रिया कहाँ लगा रहा हूँ? C1 में लगा रहा हूँ। देखो ये C1 है, ये C2 है। C1 के अंदर एक संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूँ, और वो क्या लगा रहा हूँ? C1 में मैं जोड़ूंगा C2 के y गुणा को, यानी C2 को y से गुणा करवा के C1 में मैं जोड़ूंगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ऊपर दी हुई है। देखो A1 अक्ष ये तो एज इट इज है क्योंकि C1 है, प्लस इसका y से गुणा B1 y, ऐसे ही नीचे हो जाएगा A2 अक्ष प्लस B2 y, और यहाँ क्या हो गया? B1 और B2। चेक करें आगे, यहाँ पे ये क्या आ रहा है? डेल अक्ष इज इक्वल, यहाँ A1 अक्ष प्लस B1 y देखो, और नीचे आ रहा है A2 अक्ष प्लस B2 y। A1 अक्ष प्लस B1 y देखो समीकरण नंबर 1 से किसके इक्वल है? C1 के। और A2 अक्ष प्लस B2 y किसके इक्वल है? C2 के। तो यहाँ मैं इसको प्रतिस्थापन करूँगा 1 व 2 से, तो C1 C2 आ जाएगा और B1 और B2 आ जाएगा। किससे? 1 व 2 से। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डेल अक्ष इज इक्वल, ये C1 C2 B1 B2, ये देखो मैंने यहाँ पे अभी पीछे लिखा था कि आपके पास डेल जो इसने बनाई है वो है आपके पास A1 A2 B1 B2। डेल 1 है वो यहाँ पे प्रवेश कराया है C1 C2 B1 B2, और इसके अलावा डेल 2 है वो है आपका A1 A2 C1 C2। अब आप यहाँ चेक करें C1 C2 B1 B2, यहाँ देखो क्या है? C1 C2 B1 B2 क्या है? डेल 1 है। क्या है? डेल 1। तो यहाँ जब आपको अक्ष की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये रहा अक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल 1 अपॉन डेल, और यहाँ ये जो रिजल्ट आया है ये इनको सॉल्व करने पर ये बनता है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे जब आपको ये निकालना हो उस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखें। यहाँ इसको किससे गुणा करवाया जाएगा? y से। इसको हम किससे गुणा करवाएंगे? y से गुणा करवाएंगे। और इस बार ये y जो है ये अपन सेकंड के साथ लेके जाएंगे, क्योंकि b1 के साथ में y है। अपन को ये इक्वेशन सेट करनी होती है यहाँ पे। तो b1 के साथ में y है, b2 के साथ में y है।
तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल A1 A2 B1y B2y। क्लियर? अब ये हो गया। अब अपने को क्या करना होता है, चेक करें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, चेक करें। डेल, अब ये हो गया। अब यहाँ इसका अक्स गुणा, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन चाहिए, A1 अक्स और A2 अक्स भी चाहिए, A1 अक्स और A2 अक्स। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंडीशन जो आएगी उसमें संक्रिया क्या लगेगी, उसमें संक्रिया कहाँ लगानी है, C2 में लगानी है। C2 में लगाएंगे तो C2 तो आएगा ही आएगा, इसमें C1 के अक्स गुणांक को भी जोड़ना है। तो ये क्या हो गया, A1 A2, ये तो एज इट इज़ हो गए। और इसमें क्या हो गया, A1 अक्स प्लस B1y, A2 अक्स प्लस B2y। चेक करें क्या आ रहा है, डेल y इज इक्वल A1 A2, ये फिक्स हो गए। और A1 अक्स प्लस B1y है, वहाँ पे फिर से वो C1 आ गया और नीचे क्या आ गया, C2। और ये आप देख पा रहे हैं A1 A2 C1 C2 किसके इक्वल है, डेल 2 के इक्वल है। तो यहाँ हम जब y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी डेल 2 अपॉन डेल। और डेल 1 और डेल 2 है क्या, वो आपको पता लग ही गया। हर बार एक कॉलम चेंज होगा और वहाँ पे अचर पदों के जो संगत जो सारणिक के मान है, जो मैट्रिक्स के मान है, वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। तो ये डेल 1 और डेल 2 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे आप, और फिर सोल्व करने का तरीका आगे वही रहेगा जो आपने पीछे किया है। तो उस प्रकार से आप डेल 1 डेल 2 और डेल इसके मान निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो आपके पास अक्स और वाई के मान डायरेक्ट है वो मिल जाएंगे। अब इस पर रिलेट हम एक एग्जाम्पल करते हैं, तो वहाँ से आपको और भी अच्छा ये नियम है वो समझ में आएगा। बहुत आसान सा है, एक बार क्रेमर नियम समझ में आ गया, बहुत आसान है। और इस पर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे। जैसे आपके पास मैं एक ऐसे ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3x प्लस 2y बराबर 4, और ये है x प्लस 3y बराबर 3। ये आपके पास कोई दो समीकरणें दे रखी है और आपको ये पूछा है इसमें कि क्रेमर नियम से इसको सॉल्व कीजिए और x और y के जो मान है वो प्राप्त कीजिए। तो आपको इसको जब सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके पास ये दो इक्वेशन है, वहां से आप निकालेंगे डेल्टा, और डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, इनके x और y के जो गुणांक हैं उनकी सारणिक होगी। तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, x का 3, यहाँ y का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ y का गुणांक 3। इसको सॉल्व कर लो, 3 तिया 9 माइनस 2 बराबर 7। क्लियर? अब आप निकालें डेल 1। तो डेल 1 में क्या आता है, पहले स्तंभ की जगह ये अचर पद वाले मान आते हैं 4 3, और बाद वाला ये एज इट इज ही आता है 2 और 3। इसको सॉल्व करो, 4 3 12 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6 आ गया। और फिर चलो आगे डेल 2। तो डेल 2 में पहला स्तंभ है वो तो एज इट इज रहता है 3 और 1, दूसरे स्तंभ की जगह ये मान संख्यात्मक मान 4 3। इसको सॉल्व करो, 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4, मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपके पास क्रेमर नियम है वो क्या कहता है कि x की वैल्यू है वो तो होती है डेल 1 अपॉन डेल, और y की जो वैल्यू है वो होती है डेल 2 अपॉन डेल। तो वहाँ से आप x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, डेल 1 का मान कितना है 6 और डेल का मान 7। तो x का जो मान है वो तो आ गया आपके पास 6/7, और y का जो मान है वो आ गया आपके पास 5/7। और इस प्रकार से आप x और y के जो मान हैं वो क्रेमर नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपके दो चरों वाली रेखिक समीकरण। इसी प्रकार से आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि 3 चरों वाली रेखिक समीकरण क्या होती है और उसके अंदर मान किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध आपको देख लेना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सेकंड वाला भी हमने किया था। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 3 चरों वाले रेखिक समीकरण। अब 3 चरों वाले रेखिक समीकरण को जब हल करेंगे तो हमारे पास 3 समीकरणें आएंगी। 3 समीकरणें आएंगी। पहली समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल d2, और तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल d3। ये है
तीन चर हैं x, y और z और उनसे संबंधित रेखिक समीकरण है। अब तीन चरों वाली आएगी तो समीकरणें भी आपके पास तीन होनी जरूरी है। बिल्कुल वही पद्धति है। इसको अगर हम मैट्रिक्स के रूप में, गुणा के रूप में लिखें तो ये क्या होगा, a1 a2 a3। इनके गुणांकों को लिखो। x के गुणांक हमने यहाँ डाल दिए। अब y के गुणांक क्या होंगे, b1 b2 b3 और z के गुणांक c1 c2 c3। यहाँ आएंगे x y z, यहाँ आएगा d1 d2 d3। अब इसको अगर नियम रूप में लिखना चाहें तो क्या नियम होता है इसका, ax बराबर d बोल दो, इसको कुछ भी नियम बना दो, वही नियम है सारा, जहाँ पे x a d ये क्या है, तीन के क्रम की मैट्रिक्स है। बस हो गया काम। अब देखो कंपैरिजन करके पढ़ें, बिल्कुल उसी तरीके से है। जब यहाँ पे आपके पास डेल सारणी का मान निकलवाएगा वो क्या होगा, ये वाला, यानी x y और z के गुणांकों की जो मैट्रिक्स है उसके संगत सारणी का आएगी, वो होगी आपकी डेल। तो वो हो गया आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब चेक करें, अब आपको पास जब डेल वन निकलवाएगा तो क्या होगा, पहला स्तंभ, पहला कॉलम उसको हटाएंगे, उसकी जगह मान आएंगे d1 d2 d3, d1 d2 d3, ये हो गया b1 b2 b3, ये हो गया c1 c2 c3। क्लियर। इसी प्रकार से निकालेंगे डेल टू। तब फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ a1 a2 a3, सेकेंड कॉलम में चेंज होगा, 2 है सेकेंड कॉलम में चेंज होगा और उसकी जगह अचर पद वाले मान आएंगे d1 d2 d3, ये हो गया c1 c2 c3 और सबसे लास्ट में आएगा आपका डेल 3 है, तीसरा कॉलम चेंज होगा, पहले दो कॉलम एज इट इज़ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लास्ट में आएगा d1 d2 d3। क्लियर है। इनका मान वैसे ही ज्ञात करना है जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको x y और z के मान निकलवाएगा, x y और z के मान, और इसके मान भी वैसे ही हैं। अभी पीछे वाले दो चरों वालों में किया था हमने, डेल, इसका मान आया था डेल 1 अपॉन डेल, इसका मान है डेल 2 अपॉन डेल। अब z आ गया, कोई बात नहीं है, इसका मान हो जाएगा डेल 3 अपॉन डेल, और ये चारों के मान है आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अभी जैसे उसको प्रूव किया था वैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये लेके चले, इसको x से इंटू किया, यहाँ पे x आ जाएगा, और फिर ये समीकरण बनाने के लिए इसको y से, इसको z से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास ये समीकरण आएगी, उसको d1 d2 d3 से हटा देंगे। तो सिद्ध करने का तो वही फॉर्मूला है, लेकिन आपको किसी भी समीकरण का मान दिया हुआ आए तीन चरों वाली का, तो ये पद्धति इसमें लगा के डेल 1 डेल 2 डेल 3 के मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद में इन फॉर्मूलों में रखेंगे और x y और z के मान है वो प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप तीन चरों वाले रैखिक समीकरण है उसके भी हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो कल तो मैथ्स का एक दिन का वैकेंट रहेगा। आपको क्या करना है, आज क्रेमर नियम तक, यानी जो पीछे चल रहे हैं उनको भी और जो बराबर चल रहे हैं उनको क्रेमर नियम को अच्छे से समझना है। भले ही वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए आए, भले ही वो तीन चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए आए, और उनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आज और कल सोल्व करना है, और जो क्वेश्चंस नहीं आता है वो बताना है। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि कल 12 बजे से पहले तक ही आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सोल्व हो जाए, ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताएं तो आपको अगली नेक्स्ट क्लास जो हो उसमें उन प्रॉब्लम को भी लिया जा सके। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।